सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर की एग्जाम डेट आ चुकी है। 1 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। आप सभी ने अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट को चेक कर लिया होगा, तो एक बार मेरे भाई अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मुझे पता चले कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी डेट को है। तो फटाफट से आ जाइए मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट, फिर हम शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, और ऐसे सवाल आपसे अग्निवीर एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, परसेंटेज की जब भी बात होगी, परसेंटेज का मतलब कितना होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। अब मेरे भाई 100 में से 60% तो क्या हो गए? ये तो पास हो गए। तो फिर फेल कितने हुए होंगे ये बताना जरा। मैं तुमसे बोलूँ कि 100 बच्चे हैं, उनमें से 60 तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 40% बच्चे। तो 40% बच्चे फेल हुए हैं। जबकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी फेल विद्यार्थी है कितने? 400। यानी 40% की वैल्यू कितने के बराबर है? 400 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ तो देखो, 40 से 40 काटूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 10 आएगी। लेकिन मैंने अभी बताया कि कुल कितना होता है मेरे भाई? परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 8 की घात 1/3 गुणा में 16 की घात 1/4 गुणा 2 की घात -2, इसका आंसर बताना है कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, क्योंकि आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो 8 को मैंने क्या लिख दिया? 2 की घात 3 लिख दिया, और इसकी घात पहले से ही लगी हुई है कितनी? 1/3। तो 1/3 मैंने दोबारा से लगा दिया है। यहाँ पर मेरे भाई कितना है? 16। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 को मैं फिर से वही लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 4। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2 की घात 4। लेकिन मेरे भाई पहले से यहाँ पर कितना लगा हुआ है? 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लगा दीजिए। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जब घात माइनस में होती है, तो जब उसको नीचे लेके आते हैं तो घात प्लस की हो जाती है। तो 2 की घात -2 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो 2 की घात +2 हो जाएगी। तो भाई ध्यान से देखो, अब हम कैसे करेंगे? 3 से 3 काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे, तो बचेगा क्या? 2। और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 2। तो 2 दूना कितना होगा मेरे भाई? 4 होगा। और 2 की घात 2 भी कितनी होगी? 4 होगी। 4 से 4 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 0.08 को भिन्न के रूप में लिखने पर मान क्या होगा? यह भी मेरे भाई शानदार सवाल है, और जब भी आप आर्मी की तैयारी करते हैं इस तरह के सवाल आपकी एग्जाम में आते हैं। 0.08 को भिन्न के रूप में लिखने पर मान क्या होगा? तो भाई ध्यान से देखो, 0.08 है। अब सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो नीचे 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 100 को 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, यानी 2/25। क्या यही ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक बार मेरे भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की डेली के डेली क्लासेज आपको देखने को मिलती हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन
क्या होगा? तो कोई बता सकता है कि बेलन का आयतन क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई आपकी 7 है। ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी है मेरे भाई इसकी 1 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन आपसे बोला है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। आर का स्क्वायर, अब आर की वैल्यू तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है 1 है, तो ऊंचाई की जगह पे 1 लिख देंगे। 7 का भाग 49 में देंगे, 7 7 का 49 और 22 को 7 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 154। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देख लो भाई। एक आदमी किसी काम को 12 दिन में और तथा दूसरा आदमी उस काम को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक आदमी है जो एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि दूसरा आदमी उसी काम को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मेरे भाई जो पहला आदमी है वो कितने दिन में करेगा सर 12 दिन में। जो दूसरा आदमी है वो कितने दिन में करेगा 16 दिन में। दोनों का, अब मैं अगर टोटल काम मुझे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, दोनों का लैसे लेते हैं। तो एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसमें 12 का भी भाग जाता हो और 16 का भी जाता हो। तो आप बोलेंगे वो संख्या 48 है, क्योंकि 48 में 12 का भी जाता है और 16 का भी। तो 12 चौके 48 और 16 तिया 48। तो इसने बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मेरे भाई 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, जबकि टोटल काम कितना है 48। तो राइट आंसर क्या होगा 48/7। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी समबहुभुज के कुल अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, उसमें कुल कितनी भुजा है? फटाफट से बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये भाई बेहतरीन सवाल है कि किसी समबहुभुज के कुल अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो उसमें मेरे भाई बताइए टोटल आपकी कितनी भुजा होंगी? तो जब भी मेरे भाई अंतः कोणों का योग आपको दिया हो तो अंतः कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे फॉर्मूला होता है n-2 गुणा में 180, n-2 गुणा 180 बराबर मेरे भाई क्या होता है आपका अंतः कोणों का योग। ठीक है मेरे भाई, अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 गुणा 180, ये किसका होता है अंतः कोणों का योग। और n यहाँ पर क्या होती है, n यहाँ पर होता है भुजाओं की संख्या। तो मेरे भाई n-2 गुणा में कितना है 180 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में अंतः कोणों का योग कितना है 1440 है। तो इसमें 1440 का भाग दे दो मेरे भाई, तो 0 से 0 कटेगा। 18 का भाग 144 में देंगे तो 18 8 का 144 होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ n-2 बराबर में 8, तो माइनस का 2 इधर को जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो n बराबर में क्या होगा 8 प्लस में 2 बराबर में 10। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल तो एकदम हलवा था, बस आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को कर दोगे, वरना भाई बिना फॉर्मूले के तो ये सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर से जिसमें कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो जिसमें कोई धनराशि है जो 10 साल में स्वयं की कितनी हो जाए मेरे भाई दोगुनी हो जाए। अब यहाँ पर मेरे भाई दुगनी हो जाए, 3 गुणी हो जाए, 10 गुणी हो जाए, 50 गुणी हो जाए, वो कुछ भी आपसे बोल सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि मिश्र धन क्या होता है, मुझे ये बताना एक बार। तो आप बताएंगे मिश्र धन होता है सर आपका मूलधन प्लस में क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज होता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में क्या होता है, ब्याज होता है। अब ये जो मूलधन है ना, मूलधन ये एक फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स पैसा होता है, यानी मूलधन ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा।
घटेगा बढ़ेगा क्या, सिर्फ ब्याज। ठीक है भाई, ब्याज। भाई मैं तुमसे बोलूँ 1 साल का ब्याज, मैं तुमसे बोलूँ 2 साल का ब्याज, मैं तुमसे बोलूँ 10 साल का ब्याज, तो फर्क सिर्फ किस पे पड़ता है, ब्याज पे पड़ता है। मूलधन एक फिक्स राशि है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मैंने आज तुमको मान लो 10,000 रुपये दिए। अब मैं तुमसे कल पूछूंगा कि बता मैंने तुमको कितने पैसे दिए, तुम बोलोगे सर 10,000 रुपये दिए थे। मैं तुमसे 1 साल बाद में पूछूंगा कि बता मैंने तुमको कितने पैसे दिए, आप फिर वही बोलोगे 10,000 रुपये दिए। मैं तुमसे 10 साल बाद में पूछूंगा कि बता मैंने तुमको कितने पैसे दिए, फिर भी तुम यही बात बोलोगे कि भाई 10,000 रुपये दिए थे। मैं तुमसे आज से 50 साल बाद में जाके पूछूं कि बता मैंने तुमको कितने पैसे दिए थे, तुम फिर भी वही बोलोगे कि सर 10,000 रुपये दिए थे। यानी मूलधन एक फिक्स राशि है, जबकि ब्याज तो अलग अलग। भाई 1 साल में थोड़ा ब्याज मिलेगा, 10 साल में ब्याज और बढ़ जाएगा, 50 साल में ब्याज और बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा क्या, सिर्फ ब्याज। मूलधन एक फिक्स राशि है। तो जब भी यहां पर बोला जाता है जैसे दुगनी है, तो दुगनी में मेरे भाई क्या करना है कि मूलधन 1 मान लेना है और जो फिर बचता है ना वो तुम्हारा ब्याज होगा। 2 गुना है ना, 2 गुना मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर मूलधन 1 है तो ब्याज भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाए। 1 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। मान लो कि ये तुमसे 2 गुनी बोला, ये तुमसे बोला कि 5 गुनी हो गई, तो 5 गुनी में क्या करोगे, मूलधन तो तुम्हारा फिर भी क्या रहेगा, 1। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लो ये तुमसे ये बोलता कि भाई 20 गुना हो गई, तो 20 गुणे में क्या करते, मूलधन तुम्हारा तब भी 1 ही रहता, ब्याज कितना होता था, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, ब्याज कितना होता है 19। तो मेरे भाई फर्क सिर्फ किस पे पड़ेगा, ब्याज पे। उम्मीद करूंगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। तो यहां पर मेरे भाई इसने 2 गुनी बोला है, इस 2 गुनी का मतलब क्या है कि मूलधन भी 1 है और ब्याज भी तुम्हारा क्या है, 1 है। तो अब देखिए ध्यान रखना इसको कि मूलधन भी 1 है, ब्याज भी 1 है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। तो अभी मैंने क्या बोला था, 2 गुनी की बात होगी तो मूलधन भी 1 होगा और मेरे भाई ब्याज भी 1 होगा। रेट हमको पता है नहीं, टाइम हमारे पास में 10 साल का है, बटे में हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कटेगी, 10 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो रेट बराबर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, बात खत्म। क्लियर है। तो ये छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मान लो कि ये बोलता कि 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई मेरे भाई, 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई मेरे भाई, मान लो ये बोलता कि 10 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो गई, तो आप क्या करते, 5 गुनी में से 1 तो तुम्हारा मूलधन ले लेते और 4 तुम्हारा क्या ले लेते, ब्याज ले लेते। बाकी रेट तुम्हारे पास में है नहीं, टाइम तुम्हारा 10 साल हो जाता और ये तुम्हारा सो गया, 0 से 0 कटता, 10 यहाँ जाके गुणा हो जाता, 40 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर इन सवालों को कर सकते हैं। 64/125 के घनमूल का रूप का आधार क्या होगा, तो मेरे भाई 64 बटा कितना है, 125, और इसका लेना है मेरे भाई आपका घनमूल। इसका क्या लेना है, घनमूल। तो 64 किसका घन होता है मेरे भाई, आप बोलेंगे 4 का होता है। अरे 4 गुणा 4 गुणा 4 ही तो 64 होता है। उसी तरीके से 125 किसका होता है, 5 का होता है। तो 4/5 यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताओ क्या होगी। तो क्षेत्रफल तुमको दिया हुआ है, आधार तुमको दिया हुआ है, तुमको निकालनी क्या है, सिर्फ ऊंचाई निकालनी है। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। किसका फॉर्मूला है मेरे भाई, आपके क्षेत्रफल का। तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ है सवाल में, 15। ऊंचाई हमको निकालनी है, ऊंचाई को ऊंचाई रहने दो, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका, 45। तो क्षेत्रफल हो गया 45। 15 एकम 15 और 15 × 3 45। 2 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2 × 3 = 6। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने भी आंसर दे दिया है उनका मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम की वर्तमान उम्र 28 है, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। राम की जो उम्र है ना वो श्याम से 5 साल अधिक है। अब राम अगर प्रेजेंट में 28 साल का है तो श्याम कितने साल का होगा। तो मेरे भाई राम अगर तुम्हारे 28 साल का है तो श्याम कितने का होगा, 23 साल का होगा। अरे तभी तो राम की उम्र श्याम से 5 साल हो गए, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब श्याम कितनी साल का है, 23 साल का। अगला सवाल है,
वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसे 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बताइए 594 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरी जो संख्या है वो एक पूर्ण योगफल हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, सॉरी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब है जिसका कोई परफेक्ट रूट निकल जाए, जैसे कि 4। अब 4 क्या होता है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर होता है। जैसे कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। जैसे कि 25 किसका होता है, 5 का होता है। जैसे 625 किसका होता है, 25 का होता है। तो उस तरीके से अब 594 में तो किसी का भी स्क्वायर है नहीं, तो 594 में कितना जोड़ूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप बोले देखो 594 के बाद में तो मेरे भाई डायरेक्ट तुम्हारा 625 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करो 594 में तुम क्या कर दो मेरे भाई, आपका 31 जोड़ दो। देखो 594 में 31 जोड़ेंगे तो आंसर आए कितना, 625। और 625 तो 25 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 31 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, आपका 31। आइए अगले सवाल को देखो। यदि एक निश्चित कोड में टीयर्स को TEARS, ठीक है, इसको UGDVX के रूप में लिखें, इस्माइल को बताओ क्या लिखा जाए, ठीक है। इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा जाता है, तो इस्माइल को बताओ कैसे लिखेंगे। अब जब भी इस तरीके का सवाल आता है आपको करना कुछ भी नहीं होता है, आपको बस इनकी नंबरिंग देनी होती है। तो मुझे बताना कि टी कितने नंबर पर आएगा। सर टी 20 नंबर पर आएगा, ई 5 नंबर पर आएगा, जो ए है वो 1 नंबर पर आएगा, जो आर है वो आपके 18 नंबर पर आएगा, और जो एस है वो 19 नंबर पर आएगा। इसको देखेंगे तो यू आएगा 21 पर, जी आएगा 7 पर, डी आएगा 4 पर, वी आएगा 22 पर, एक्स आएगा 24 पर। देखो भाई 20 में अगर 1 जोड़ेंगे 21 होगा, 5 में अगर 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 1 में अगर 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 होगा, 19 में 5 जोड़ेंगे 24 होगा। यानी कि पहले 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो सेम काम इस्माइल के साथ में कर दो। एस आएगा 19 नंबर पर, एम आएगा 13 पर, आई आएगा 9 पर, एल 12 पर, ई 5 पर। तो क्या करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो पहले इसमें 1 जोड़ दो, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20 नंबर पर टी आता है। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 नंबर पर ओ आता है। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 नंबर पर एल आता है। 12 में 4 जोड़ेंगे 16 नंबर पर पी आता है। और 5 में 5 जोड़ेंगे 10 नंबर पर जे आता है। TOLPJ, यही तुम्हारे सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो गया। निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या बताओ क्या होगी। ये सीरीज तुम्हारे सामने दी हुई है, इसमें आपसे पूछा है कि अगली संख्या मेरे भाई आपकी क्या होगी। तो तुमको पता है कि 4, देखो 4 चौके 16, 4 को 4 से गुणा करूंगा 16 आएगा। 16 को फिर 4 से गुणा करूंगा, 16 चौके 64, 64 को फिर 4 से गुणा करूंगा 256, और 256 को फिर 4 से गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 1024। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है, ठीक है। तो इस सीरीज का मेरे भाई लॉजिक क्या है कि गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4 आपको करना है, ठीक है। बस 4 से मल्टीप्लाई करते रहना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, और 256 को 4 से गुणा करूंगा 1024 आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। एक समचतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण हैं, एक तो 10 सेंटीमीटर का है और एक 20 सेंटीमीटर का है, उसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा आपके विकर्णों का गुणनफल, यही तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2, एक विकर्ण तो कितने का है 10 का, और दूसरा विकर्ण कितने का 20 का, तो इनको गुणा कर दो आपस में। तो मेरे भाई 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 20 पंजों क्या होता है मेरे भाई आपका 100 होता है।
तो जिन्होंने मेरे भाई आपका 100 आंसर दे दिया उनके हो गए मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सवाल भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, अब से पहले भी पूछे गए हैं, अब के बाद में भी पूछे जाएंगे। तो आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नए सेट का औसत क्या होगा। मेरे भाई 6 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, आप बोलेंगे 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। अब बोला कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दो तो नए सेट का औसत क्या होगा। ऐसे सवालों का एक सिंपल सी ट्रिक मैं तुमको बताऊं क्या, कि जितना तुम संख्या में से घटाते हो ना, औसत में से भी उतना ही घटा दो। इसने बोला कि संख्या में से 2 घटाया है ना, तो ऐसे करो औसत में से भी 2 घटा दो, तो 12 में से 2 घटा दो तो मेरे भाई कितना आएगा, 10। यही आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलता कि सभी संख्याओं में से 5 घटा दिया जाता है तो 12 में से 5 घटा देते, तब तुम्हारा 7 आंसर हो जाता। तो मेरे भाई सिंपल सी ट्रिक क्या है, फालतू में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई पेन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, कोई झंझटबाजी नहीं है। सिर्फ इतना है कि जितना संख्याओं में से घटा रहा है ना, उतना ही औसत में से घटा देना। संख्या में से 2 घटाया है तो औसत में से भी 2 घटा दो, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आंसर हो जाएगा। देख लो मेरे भाई, एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये था, 45 रुपये में उपलब्ध थी, उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया गया। तो यहाँ पर बोला ये है कि एक कमीज है जिस पे 50 रुपये लिखा हुआ था। अरे आप जब मार्केट में जाते हो तो लिखा होता है ना, मान लो तो मार्केट में कोई बुक लेने गई, तो बुक लेने जाते हो तो बुक पे लिखा होता है 400 रुपये और वो बुक आपको मिल जाती है कितने में, 200 रुपये में। तो ऐसा ही होता है मेरे भाई, अंकित मूल्य कितना था, 50 रुपये, और दे कितने में दी, 45 रुपये में। तो 50 रुपये की चीज़ को 45 रुपये में दे दी। कितने रुपए की छूट दे दी मेरे भाई, 5 रुपये की छूट दे दी। चीज़ कितने की थी, 50 की। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो मेरे भाई, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 5 दूनी कितना आएगा, 10। यही तुम्हारे सवाल का एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर देने वालों के मज़े हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए इसका आंसर आपको बताना है कि इसका संबंध इसके साथ में है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया था कि जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं आपको नंबरिंग देनी होती है, BYDW। B आएगा 2 नंबर पर, Y आएगा 25 नंबर पर, D आएगा 4 पर, W आएगा 23 पर। इसको देखेंगे, F आएगा 6 पर, D आएगा 4 पर, सॉरी ठीक है, F के बाद में U है, ठीक है। U आएगा कितने पे, 21 पर, H आएगा 8 पर, S आएगा 19 पर। तो देख लो, 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 25 में से 4 घटाएंगे 21 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा, 23 में से 4 घटाएंगे 19 होगा। तो लॉजिक क्या बना, +4 -4 +4 -4। तो सेम काम इसके साथ में कर दो। तो A आएगा 1 नंबर पर, Z आएगा 26 पर, C आएगा 3 पर, X आएगा 24 पर। तो वही करेंगे, एक बार 4 जोड़ेंगे, एक बार 4 घटाएंगे, एक बार 4 जोड़ेंगे, एक बार 4 घटाएंगे। तो 1 में 4 जोड़ेंगे 5 नंबर पर E आता है। इसका मतलब इसमें तो F है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी F है, ये भी गलत हो गया। 26 में से 4 घटाएंगे 22 नंबर पर V, तो E के बाद में V इसी ऑप्शन में है। जिन्होंने A आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।